जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीके स्टूडेंट हेल्प हब में। चलिए आज हम लोग रसायन विज्ञान को बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं। रसायन विज्ञान क्या है, किस प्रकार ये हमारे जीवन को प्रभावित करता है, हम अपने जीवन में रसायन विज्ञान का उपयोग कहां कर पाते हैं। देखिए, सबसे पहले रसायन विज्ञान के परिभाषा से चलते हैं। विज्ञान की वह शाखा जो पदार्थों को गुण, संरचना, संगठन और उसके परिवर्तन का अध्ययन कराती है। अर्थात विज्ञान के जिस भाग में हम लोग, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं कि पदार्थों का गुण, संरचना, संगठन, पदार्थ अर्थात तत्व, यौगिक, इन सब का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। खासकर जब ऊर्जा के रूप में परिवर्तन हो रहा हो। अर्थात ऊर्जा के रूप में परिवर्तन का तात्पर्य है कि हम अपने दैनिक जीवन में ढेर सारे प्रतिक्रिया को देखते हैं। हम अपने घर से अगर शुरुआत करें, वहां से भी हमारे आसपास ढेर प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक ऊर्जा किस प्रकार दूसरे ऊर्जा में परिणत हो रही है। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो वहां उष्मा ऊर्जा के द्वारा भोजन पकाया जाता है और पुनः उस भोजन को जब हम खाते हैं तो वो फिर अलग ऊर्जा में हम लोग के द्वारा प्रयोग किया जाता है। यह ऊर्जा का क्या है, परिवर्तन। और ढेर सारे परिवर्तन हमारे रसायन विज्ञान में देखने को मिलेगा। इसमें परमाणु, अणु, रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान ऊर्जा के आदान प्रदान का अध्ययन शामिल है। अर्थात ये विज्ञान जो है रसायन विज्ञान, इसमें परमाणु, अणु, पदार्थ का मतलब हम क्या बोले कि तत्व, यौगिक, और तत्व पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप होता है जो परमाणुओं से मिलकर बनता है और वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनेगा। और फिर तत्व का एक तत्व दूसरे तत्व से मिलकर प्रतिक्रिया कर, अभिक्रिया कर एक नया पदार्थ बनाता है, यौगिक बनाता है। और यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम कण आपका अणु कहलाता है। और फिर रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान ऊर्जा के आदान प्रदान का अध्ययन शामिल है। अर्थात जो रासायनिक प्रतिक्रिया हमारे आसपास होती है, ऊर्जा का जो रूप परिवर्तन होता है, वो सब हम कहां पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। आगे रसायन विज्ञान के जनक, रसायन विज्ञान के जनक जो है एंटोनी लेवोजियर हैं, जिनका जन्म फ्रांस में हुआ है और 26 अगस्त 1743 ईस्वी को, और उनकी मृत्यु 8 मई 1794 ईस्वी को। रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। और फिर भारतीय रसायन विज्ञान के जनक डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय को बोला जाता है। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय, जिनका जन्म 2 अगस्त 1861 को हुआ और 16 जनवरी 1944 को उनकी मृत्यु हुई। आगे रसायन विज्ञान को केंद्रीय विज्ञान भी कहते हैं। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि रसायन विज्ञान को केंद्रीय विज्ञान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह भौतिकी, जीव विज्ञान, भूविज्ञान, अन्य विज्ञान को जोड़ने का काम करता है। अगर अच्छे ढंग से हम देखें तो रसायन विज्ञान अर्थात तत्व से ही विभिन्न प्रकार के ऊर्जा का रूपांतरण होता है, निर्माण होता है, और उसी ऊर्जा का हम लोग विभिन्न प्रकार के ऊर्जा को भौतिकी में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। फिर जीव विज्ञान भी इन्हीं सब तत्वों से मिलकर बना है जो रसायन विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मेरे शरीर का निर्माण भी क्या हुआ है, तत्वों से हुआ है। विभिन्न प्रकार के तत्व मिलकर मेरे शरीर की रचना की है। तो हम अपने शरीर के बारे में यदि पढ़ते हैं तो वो जीव विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है।
फिर भूविज्ञान, पृथ्वी पर जितने सारे खनिज हैं वो तत्व का ही रूप हैं। अर्थात पृथ्वी के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो वो रसायन विज्ञान के बारे में ही पढ़ रहे हैं। और इस तरह सभी विज्ञान को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान सभी विज्ञान को क्या करता है, एक लिंक पैदा करता है, एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। अगर रसायन विज्ञान है तो सभी विज्ञान की उत्पत्ति है। आगे रसायन विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं इसको एक बार देख लेते हैं। पदार्थ का संगठन और संरचना, यह अध्ययन, यानी रसायन विज्ञान के अंदर हम पदार्थों का संगठन और संरचना पढ़ते हैं। अर्थात पदार्थ किस चीज से मिलकर बना है और उसकी संरचना क्या है, यह अध्ययन कराता है। कोई पदार्थ किन चीजों से मिलकर बना है, उसकी बनावट कैसी है, अर्थात वो पदार्थ किनसे मिलकर बना है। जैसे हम बात करते हैं जल की, जल एक पदार्थ है, यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। यहां पर अगर H2O के बारे में देखेंगे तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये जो बना है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, इस दोनों के रासायनिक प्रतिक्रिया अभिक्रिया के द्वारा क्या जल का निर्माण हुआ है, जिसमें हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु मिलकर जल बनाने का काम कर रहा है। जो जल है क्या है, अणु। ये इधर अणु का निर्माण कर लेता है और ये क्या है, तत्व। अर्थात तत्व किससे मिलकर बना रहता है, परमाणुओं से। तो ये परमाणु है, परमाणु मिलके क्या कर रहा है, अणु। अर्थात तत्व मिलके किसका निर्माण कर रहा है, पदार्थ का निर्माण कर रहा है। यहां अगर संतुलित कर दे इस समीकरण को तो इधर 2 लगाना पड़ेगा और इधर भी 2 लगाना पड़ेगा, जिससे हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। ये आगे की बातें हैं, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पदार्थ का संगठन और संरचना, ये रासायनिक विज्ञान का क्या है, काफी रोचक बातें हैं जो नए नए पदार्थ को जन्म देता है, नए नए पदार्थ का निर्माण कराता है। और उसी रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत जो है पदार्थ के गुण के बारे में ही पढ़ते हैं। पदार्थ के गुण से हमको हमारा मतलब है कि भौतिक रंग, गंध, कठोरता। भौतिक गुण में आ जाता है उसके रंग, गंध, कठोरता, अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। जैसे भौतिक गुण के अंतर्गत पदार्थ की अवस्था में हम लोग पढ़ते हैं क्या, कि पदार्थ की मूल 3 अवस्था हैं, ठोस, दूसरा हो जाएगा आपका द्रव और फिर तीसरा गैस। ये 3 अवस्था है पदार्थ की, और ये सब हम कहां पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। और इस 3 अवस्था के आगे वैज्ञानिकों द्वारा चौथी अवस्था का भी खोज हुआ है, जिसका नाम क्या है, प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था। और फिर 5वीं अवस्था पदार्थ की जो है BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 5 अवस्था खोज हो चुका है। और ये 3 अवस्था ठोस, द्रव, गैस, ये मुख्य रूप से हम भौतिक गुण के अंतर्गत पढ़ते हैं। और इसमें फिर पदार्थ का रंग क्या है, उसमें कौन सी गंध, किस प्रकार की गंध पाई जाती है, उसकी कठोरता कैसी है। जैसे आप जानते हैं ठोस पदार्थ अधिकतर अर्थात सभी लगभग क्या होते हैं, काफी कठोर होते हैं, कुछ मुलायम भी होते हैं। जैसे आप बात करिएगा मैग्नीशियम की, सोडियम की, ठोस पदार्थ ही है कौन, मैग्नीशियम, सोडियम। ये जो है आपका चाकू से भी काटा जा सकता है, ठोस है लेकिन मुलायम है। ऐसे कुछ पदार्थ हैं जो चाकू से काटे जा सकते हैं। और एक ठोस पदार्थ आपका जो धातु है फिर भी वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, Hg। वो किस रूप में, मरकरी, पारा, Hg, जो क्या है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव, ठोस कैसे हम समझेंगे कि कोई पदार्थ ठोस है, तो इसके लिए हमको उसके संरचना के बारे में पढ़ना होगा। पदार्थ के कणों की संरचना, आप जानते हैं प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, और उस कण के बीच जो आकर्षण बल काम करता है, उसी आकर्षण बल की वजह से पदार्थ क्या ठोस रूप धारण किए रहती है। और उसी आकर्षण बल में
थोड़ा कमजोरी आता है तो वह पदार्थ ठोस द्रव का रूप धारण कर लेता है। अर्थात द्रव का जो आकर्षण बल है, अंतराण्विक आकर्षण बल है, वो ठोस पदार्थ से कम होता है, जिसके वजह से उसके अणु परमाणु एक दूसरे को अच्छी तरह से बांध नहीं पाते हैं। हाँ, लेकिन इतना भी नहीं है कि वो एक दूसरे को छोड़कर चला जाए। ऐसा गैस में होता है। गैस में कणों की जो व्यवस्था होती है, उसके अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है काफी कम होता है, जिसके वजह से इसके कण काफी दूर रहते हैं और इतना दूर रहते हैं कि वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये पदार्थ की गैसीय अवस्था है। ढेर सारा तत्व आप जानते हैं, अभी तक 118 तत्व का खोज हो चुका है और उस 118 तत्व में आपको बता दूं कि लगभग 95 तत्व जो हैं, 95 तत्व जो हैं आपके धातु हैं। अर्थात ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। किसको छोड़कर? मरकरी को छोड़कर, पारा को छोड़कर। ये जो है Hg संकेत, ये मरकरी का है। ये द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। फिर लगभग 22 जो है आपके क्या है? अधातु हैं। आपका धातु अधिकतर ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन अधातु जो है ठोस और गैसीय अवस्था में ज्यादा पाया जाता है। और एक अधातु है जो ब्रोमीन। ब्रोमीन ये क्या है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन भी क्या है? आपका द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु है। और फिर गैस यानी अधातु कौन? गैस भी होते हैं और ठोस भी होते हैं। द्रव, धातु और अधातु में एक एक माना गया है। लगभग मरकरी और आपका ब्रोमीन, ये दो तत्व जो है क्या है? द्रवीय रूप में है। और आप पदार्थ का परिवर्तन देखें कि एक पदार्थ दूसरे से मिलकर क्या बनाता है? एक नया पदार्थ बनाता है रासायनिक प्रतिक्रिया अभिक्रिया द्वारा, जिसमें पहले वाले गुण बिल्कुल मेल नहीं खाता है नए पदार्थ से। और वो आपका गैस रूप, द्रव रूप, ठोस रूप, किसी रूप में हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर अगले गुण, अगले पदार्थ रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? रासायनिक परिवर्तन। यह दिखाता है कि पदार्थ कैसे बदलते हैं, एक दूसरे से, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ कैसे बनते हैं और इस प्रक्रिया में ऊर्जा कैसे मुक्त होती है, अवशोषित होती है। देखिए, यानी रासायनिक परिवर्तन, जैसे आप देखते हैं कि दूध से दही बनता है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन देखते हैं। भौतिक परिवर्तन हम ऐसे परिवर्तन को कहते हैं जिसका रूप अस्थायी रूप से नहीं बदलता है और अस्थायी रूप से बदलता है। अर्थात उसको हम पुनः उसी अवस्था में ला सकते हैं। कौन? भौतिक परिवर्तन को। भौतिक परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी होता है। अस्थायी कहने का मतलब क्या हुआ कि वह पुनः उसी रूप में आ सकता है। जैसे हो गया बर्फ, जल से बर्फ बनना, जैसे क्या हो जाएगा आपका? जल से बर्फ बनना। यह भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बर्फ को पिघलाने से पुनः जल की प्राप्ति हो जाएगी। और फिर आपको बताएं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन को कहते हैं जो आसानी से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वो एक बार बदल जाने के बाद गुण में भी चेंज ला लेता है। अर्थात पहले वाले पदार्थ का गुण नए बने पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होगा और ये अस्थायी होगा। इसको तोड़ने में, इसके पुनः प्राप्त करने में ढेर रासायनिक परिक्रमण करना पड़ता है। अर्थात रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होता है। इसको आसानी से हम
भौतिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, रासायनिक विधि द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर हम बोले कि कार्बन और ऑक्सीजन क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ देखिए ये ठोस है, ये क्या है, ठोस है, सॉलिड है, और ये क्या है, गैस है। सॉलिड और गैस मिलके यहाँ क्या बना रहा है, गैस। अब इसके गुण की तुलना करिए, ये ठोस, ये गैस, और यहाँ बन गया क्या, गैस, जो कि इस दोनों से काफी ये क्या है, भिन्न है। इसको आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड को हम कार्बन में और ऑक्सीजन में नहीं बदल सकते हैं, लेकिन रासायनिक प्रक्रम द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः क्या, कार्बन और ऑक्सीजन में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर CO2 को हम तोड़ते हैं तो किस में बदलेगा, फिर से वो कार्बन और ऑक्सीजन में टूट के अलग हो जाएगा। ये एक क्या होगा, रासायनिक प्रक्रम होगा, यानी आसानी से इसको हम पुनः उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। अर्थात ये जो है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, ये सब हम कहां, केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं। आगे ऊर्जा का अध्ययन, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा का अध्ययन हम भौतिकी में पढ़ते हैं, लेकिन ऊर्जा का उत्पादन जो होता है वो रसायन के द्वारा होता है, तत्व के द्वारा होता है। रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा की उत्पत्ति, अवशोषण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है यहाँ। अर्थात रासायनिक प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्पत्ति भी होती है और अवशोषण भी होता है। ढेर ऊर्जा, जैसे अगर किसी पदार्थ को हम क्या कर रहे हैं, जैसे जल की रचना कर रहे हैं, जल बनाया जा रहा है, तो जल में जब तक हम विद्युत चिंगारी नहीं डालेंगे, उष्मा नहीं डालेंगे, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जब तक विद्युत चिंगारी नहीं आएगा तब तक ये जल का निर्माण नहीं करेगा। अर्थात इसको एक प्रकार की उष्मा की आवश्यकता होती है। अर्थात वो उष्मा के द्वारा क्या करता है, एक नए तत्व को, यौगिक को बनाने का काम करता है, जो कि क्या है, जल है। और जैसे आपका हो गया रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो काफी मात्रा में ऊर्जा का उत्पन्न करता है, ऊर्जा को उत्पन्न करता है, वह क्या आपका इसी रासायनिक अभिक्रिया का एक नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया, ये जो नाभिकीय अभिक्रिया है रसायन विज्ञान का एक अद्भुत चमत्कार है। आप जानते हैं नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान परमाणु बम बनाया गया है। सूर्य के में ऊर्जा का जो स्रोत है, ऊर्जा की उत्पत्ति है, वो भी नाभिकीय अभिक्रिया के द्वारा है। अर्थात पृथ्वी पर एकमात्र ऊर्जा का स्रोत जो है सूर्य है। सूर्य ही संपूर्ण ऊर्जा का क्या है, स्रोत है, और उसकी उत्पत्ति जो है हुई है किसके, नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा। अर्थात यहाँ जो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का दो परमाणु मिलके क्या करता है, हीलियम का बनाने का काम करता है, यानी हाइड्रोजन H2 बनाएगा सिंपल रूप से। लेकिन जब नाभिकीय अभिक्रिया होगा तो ये जो है हीलियम बनाने का काम करता है। अर्थात हीलियम का क्या करता है, ये रूप ले लेता है। हीलियम का रूप धारण कर लेता है। नाभिकीय अभिक्रिया सूर्य की उत्पत्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है। पुनः नाभिकीय संलयन, ये जो नाभिकीय अभिक्रिया दो प्रकार का होता है, एक नाभिकीय संलयन और एक नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय संलयन से सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, और नाभिकीय विखंडन जो है आपके परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन के दौरान हुआ है। जैसे उसमें प्रयोग किया जाता है यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सब के द्वारा परमाणु विखंडन कराया जाता है, नाभिकीय विखंडन कराया जाता है, जिससे परमाणु विखंडन में, नाभिकीय विखंडन में इतना अधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है कि उस ऊर्जा का कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और इसके लिए परमाणु रिएक्टर बनाया गया है, जो परमाणु ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करने का काम करता है, नियंत्रण करने का काम करता है। तो आज हम लोग देखें रसायन विज्ञान किस रूप से हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है। बेसिक रूप से हम देखें थोड़ा, रासायनिक विज्ञान क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है, किस प्रकार होता है।
फिर हम अगले वीडियो में रसायन विज्ञान की शुरुआती दौर से गुजरेंगे, जिसे रसायन विज्ञान कहां से उत्पन्न हुआ है और उसके एक एक तथ्य को हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।